जन संदेश टाइम्स। महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या मामला सभी के लिए पहेली बना हुआ है। खैर अब मामला यहाँ पर फंस गया है कि कौन उनकी जगह लेगा। इस बारे में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने जीवन में 3 वसीयत लिखी थी। संगम नगरी प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या के मामले में नया एक मोड़ आया है। संदिग्ध परिस्थिति में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उत्तराधिकारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी द्वारा लेटर में महंत नरेंद्र गिरी की इच्छा व बलवीर गिरी को मठ का महंत बनाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जो पंच परमेश्वर का फैसला होगा वही महंत बनेगा। जिसके बाद आज महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि द्विवेदी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि अपने जीते जी महंत नरेंद्र गिरी ने 3 वसीयत बनवाई थी। पहली वसीयत में उन्होंने बलवीर गिरी को अपना वारिस बनाया था, मगर उनके काम से नाखुश होकर उन्होंने फिर आनंद गिरी को वारिस बनाया था। लेकिन आनंद गिरी के लगातार गलत स्वभाव को देखते हुए महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को अपनी आखिरी वसीयत में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उस वसीयत के अनुसार बलवीर गिरी मठ के महंत व सारी संपत्ति के वारिस है। महंत नरेंद्र गिरी के गुरु भगवान गिरी ने भी इस तरह वसीयत से महंत नरेंद्र गिरी को मठ का महंत बनाया था। इस वसीयत को मठ के बाइलाज के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और अखाड़े के पंच परमेश्वर भी बलवीर गिरी को महंत बनने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ, अगर बलवीर गिरी नरेंद्र गिरी हत्याकांड में दोषी पाए जाते हैं तो वह इस मठ की संपत्ति के मालिक नहीं बन पाएंगे। पंच परमेश्वर को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मठ का संविधान है, उस संविधान के तहत वसीयत की गई जो रजिस्टर पंजीकृत हुई है और उस पंजीकरण के आधार पर उत्तराधिकारी एकमात्र सिर्फ बलवीर गिरी हैं। क्या वसीयत क्या है? एक मिनट रुकिए। कुल कितनी वसीयत बनाई गई और वसीयत आखिरी वसीयत क्या कहती है? जो तीनों वसीयत बनाई गई उसमें किस किस के नाम थी, कब कब बनाई, थोड़ा डिटेल बता दें। 7 जनवरी 2010 को पहली वसीयत बनी, जिसमें उन्होंने बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी किया, किंतु बलवीर गिरी ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको हटा करके 29 अगस्त 2011 को महंत जी ने आनंद गिरी को बनाया अपना उत्तराधिकारी। आनंद गिरी वसीयत के बाद से और 2020 के बीच में कुछ ऐसा विवाद हो गया ज़मीनों को लेकर के, अन्य कार्य के, और वो मठ के हित में भी कार्य नहीं कर रहे थे। महंत जी ने 4 जून 2020 को अपनी वसीयत बदल दिया। उस बदली हुई वसीयत में उन्होंने फिर बलवीर गिरी को वसीयत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और कहा कि अब दोनों उस अपनी 2020 की वसीयत में 11 और 10 की वसीयत का जिक्र करके उसको निरस्त और मनसूख किया है। एकमात्र आखिरी वसीयत 2020 की है जो मान्य है। क्या अगर पंच परमेश्वर वसीयत के खिलाफ कोई फैसला ले तो वो कानूनी तौर पर स्टैंड करेगा? कानूनी तौर पर पंच परमेश्वर का कोई आदेश मान्य नहीं है। क्यों? जैसे आपने बताया कि क्योंकि वो जो वसीयत है वो कानूनी अधिकार ही देता है। कानूनी पंच परमेश्वर को कानून के बीच अधिकार नहीं होता कि वो तय करेगी कौन होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है? नहीं, मठ कहीं से भी चैलेंज नहीं हो सकता। मठ का बायलॉज क्या कहता है? मठ का बायलॉज कहता है कि जिससे महंत जी भी स्वयं वसीयत अपने गुरु भगवान गिरी से वसीयत के आधार पर ही महंत बने थे, तो वो जो संविधान में उसमें वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी तय करने का नियम है, उस नियम से ही बलवीर गिरी बने। क्या बलवीर गिरी को इस वसीयत के बारे में जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। अब हुई हो तो मुझे जानकारी। अगर बलवीर गिरी भी इसमें दोषी पाए गए तब क्या होगा इस वसीयत? अगर कोई भी बलवीर गिरी ने कोई भी उत्तराधिकारी होता है, वो मृतक का उत्तराधिकारी तब तक अगर हुआ और उसको किसी कोर्ट ने सजा दे दी उसी मृतक के संबंध में कारण के लिए, तो वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, बेदखल हो जाएगा। बेदखल हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिसका उन्होंने? मठ की समस्त चल अचल संपत्ति। कितने की संपत्ति? लगभग 200 करोड़ संपत्ति। और जो वहाँ पर दुकानें हैं कुछ हम बड़े हनुमान मंदिर में, उसका कैसा एग्रीमेंट किया? उनका उन्होंने सबको लीज किया है 29 साल 11 महीने के लिए, और सब अलग अलग लोगों को किया है। कितने साल का बचा है उनका? अरे अभी तो बहुत बचा है, अभी तो सबका 2011 के बाद तो किए ही हैं। वसीयत के अनुसार गद्दी के लिए जंग हो चुकी है। अब देखना है कि 3 वसीयतों में कौन सी मान्य होती है और किसे नरेंद्र गिरी की जगह मिलती है। अपने शहर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।